अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुर्तज़। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज दो खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी साहब को दावत दी गई है और वो स्टेट विजिट पर हैं इन दिनों। और अमेरिका और भारत ने मिलकर एक एलामिया जारी किया है पाकिस्तान के खिलाफ। उसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा पीडीएम की हुकूमत ने 66 पेजेस पर मुश्तमिल एक डोसियर तैयार किया है, जो कि अगले आने वाले दिनों में तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। वो एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे में क्या क्या लिखा गया है, किसने तैयार किया है और उसकी हकीकत क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे चल के उसकी तफसील बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब कि इन दिनों नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका में स्टेट विजिट पर हैं। अमेरिका में स्टेट विजिट पर जाना एक बहुत बड़ी चीज़, एक मायने रखता है, लेकिन एक मोदी जैसे शख्स को जो कि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, जिन्होंने गुजरात में पता नहीं कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया, अकलीतों के खिलाफ उन्होंने कितना जुल्म किया, कितने बर्बरियत सहाफ़ियों के खिलाफ, ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी हैं, उनको भी सब ये चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी मोदी साहब जो है वो अमेरिका के स्टेट विजिट पर मौजूद हैं, उनके पास दावतनामा है। और जोसेफ बाइडन जो कि अमेरिका के इस वक्त मौजूदा सदर हैं और नरेंद्र साहब मोदी, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक एलामिया पढ़ा है या लिख के दिया है कि मोदी की जो देरीना ख्वाहिश है, जो वो देरीना मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जो हैं वो आते हैं और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, और वो ये मुतालबा करते हैं पाकिस्तान से कि वो कार्रवाई करें अपने दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों को रोकें हिंदुस्तान में आने से। और हिंदुस्तान में वो ये क्लेम करते हैं, बल्कि बार बार कहते हैं कि जो भी दहशतगर्दी होती है उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर होती है, वो पाकिस्तान ही दहशतगर्दी करवा रहा होता है हिंदुस्तान में। ये नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं। तो अब तो उन्होंने अपना जो एलामिया था या अपना मुतालबा था उसके साथ अमेरिका को भी शामिल कर लिया। अमेरिका ने भी साथ मिलकर कह दिया कि पाकिस्तान को जो उनकी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें या पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्द लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और वो भारत में जाके दहशतगर्दी करते हैं। तो ये एक बात समझने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान का इसके ऊपर जवाब क्या था। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहिब, उनका क्या जवाब था। उन्होंने तो जवाब देना था, उनको एक ज़िम्मेदारी बनती है, उनको पता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा है, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया वो एक इंटरेस्टिंग जवाब था, जोकर था, जोक था। जोक ऑफ द ईयर कहा जाए तो वो कम ना होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली के ऊपर खड़े होकर कहा कि इस तरह के एलामिये जो हैं वो पिछले साल इमरान खान की हुकूमत में भी जारी होते रहे हैं, लेकिन बात ये है कि बिलावल साहब जारी तो होते रहे हैं लेकिन उस पर जवाबात भी दिए जाते रहे हैं, और आप लोगों ने देखा कि सफारती तौर पर किस तरह पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिलती थीं और किस तरह अमेरिका के जो उस वक्त के सदर थे ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो किस तरह इमरान खान का इस्तकबाल किया करते थे और वो उनके दिल में किस कदर इमरान खान के लिए इज़्ज़त थी। लेकिन आप लोगों को जब उन्होंने ये डोसियर दिया, ये कोई, हालांकि ये कोई अजीब बात नहीं है, वो देते रहते हैं, उनका काम है, तो आप लोगों का भी एक काम है कि उनको उसके ऊपर जवाब दें। आपने उनको जवाब देने के बजाय आपने इमरान खान साहब को ही जवाब दे दिया। बड़ी भाई चंगी गल की थी उस्ताद तुसी। एक तो आप वज़ीर ख़ारजा बने हैं, आप इंटर्नशिप पे हैं, आप अभी बच्चे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपने जवाब क्या देना है। आप अपनी ख़ारजा पॉलिसी को समझते क्या हैं? ये आप मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं या आप एक सियासी पार्टी के वज़ीर ख़ारजा हैं? भाई साहब, कोई कुछ अकल में हाथ मारो। आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हो। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द अमेरिका एंड द इंडिया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिहाफ ऑफ 25 करोड़ पीपल्स। 25 करोड़ पीपल के बिहाफ पर आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप 25 करोड़ लोगों के वज़ीर ख़ारजा हैं। ठीक है, आपको मुसल्लत किया गया है, लेकिन भाई एक्टिंग तो कर लो।
और दूसरी जानिब वो हमारे जोकर वजीर आजम साहब, उनको देख लो भाई, जफ्फियाँ और पप्पियाँ जिसको मिलते हैं ज़बरदस्ती जफ्फियाँ और पप्पियाँ डाल लेते हैं। ओ भाई, आप स्टेट मिनिस्टर हो, आप स्टेट के आला ओहदेदार हो, कम से कम ठीक है, हमें पता है कि आपको ज़बरदस्ती लाया गया, लेकिन एक्टिंग तो कर लो भाई। क्या आप वजीर आजम हो? पाकिस्तान की बेइज्जती तो ना करवाओ। आपकी हमें पता है आपकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत तो है, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत तो है ना। पाकिस्तान एज अ स्टेट की एक इज्जत तो वो देख लो। आपने अपनी इज्जत की कोई जो है वो तो छोड़ी नहीं है कि कहीं भी हर बंदे को पता है, पूरी दुनिया में पता है आप चोर हैं। हर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपने इतने की करप्शन की, ये किया वो किया। जिस वेबसाइट गूगल करें आप, आज ही गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी गूगल जो है वो कैसे आपको जवाब देता है। तो भाई साहब, ठीक है, आपको आदत पड़ गई है कि आप जो है वो बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भाई हमें आदत नहीं है, पाकिस्तानी कौम को कोई आदत नहीं है इस तरह की। आपको पता नहीं किसने मुसल्लत किया, उस बंदे को भी सोचना चाहिए, उन इदारों को भी सोचना चाहिए जिन्होंने आपको मुसल्लत किया कि क्या क्या हरकत कर रहे हैं आप वहाँ पे जाके। और ये जो कीड़ा है ना आपका, आप इधर ही कहीं पे मार के गया करें, उधर जाकर इसको मारने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ के स्टेट के जो सरबराहान हैं उनके साथ ये जफ्फियाँ और ये जो पपियाँ हैं, ये ज़बरदस्ती वाला सीन ना किया करें प्लीज़। इससे स्टेट की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, वो लोग हंसते हैं, जग की हंसाई होती है हमारे ऊपर। बहरहाल जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया और जो अमेरिका ने एक एलामिया मिल के जारी किया है, इसके ऊपर सीरियसली जवाब देना होगा, क्योंकि ये मामला जो है वो किसी सियासी पार्टी का नहीं है, ये मामला मुल्क की सालमियत का है। और अगर आप इसको भी सियासत में घसीटेंगे तो तब तो फिर पाकिस्तान चल गया, तब तो आपकी वजीर खारजा की जो पोस्ट है उसको 4 चांद लग गए। दूसरी जगह आपके जो बाप हैं जरदारी साहब, वो आजकल सो कॉल्ड प्रोफेसर बने हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं 100 अरब डॉलर को इस तरह से एक्सपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। हाँ पता है हमें, जैसा आप करते थे एक्सपोर्ट्स, पता है हमें। जो बंदे मर जाते हैं उनके अकाउंट्स में आप पैसे डलवा देते हैं। अब लेकिन मसला ये है कि कोई मुल्क जो है वो मरा हुआ नहीं है, आप किस मुल्क के अकाउंट में पैसे डालोगे जब आपको मरा हुआ मुल्क मिलेगा ही नहीं। मसला ये है जरदारी साहब, थोड़ी अपने प्रोफेसर जड़ा है ना उन्होंने थोड़ा कंट्रोल रखो। एडे तुसी प्रोफेसर हो ना तो सिंध दे विच हालात ना होवे ना, तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने, ये हो गया वो हो गया। सिंध में आपकी पिछले कितने सालों से हुकूमत है, कभी सोचा है इसके ऊपर? और इधर आके ज्ञान देते हैं जी हमने मईशत के ऊपर ये कर देना वो कर देना। सिंध में क्यों नहीं करते? करें ना वहाँ पे। सिंध में तो आले नाल आप ही हैं, वहाँ पे तो सारी हुकूमत आपकी बहुत बड़ी मतलब मजबूत हुकूमत है, आपका मेयर, आपका वजीर आला, आपका सारे ओहदे आपके पास। तो आप क्या चाहते क्या है आप? अब पाकिस्तान को भी सिंध बनाना है आपने, अब जितना पंजाब को भी सिंध बनाना है, कराची गिलगित को, क्वेटा को, पेशावर को भी सिंध बनाना है, इस्लामाबाद को भी सिंध बनाना है। भाई मेहरबानी कर जाओ, सिंध में आपके पास हुकूमत है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान में भी ये आपने जो है बहादुरी के झंडे गाड़ोगे और प्रोफेसर जो है आप इधर भी बनोगे, ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और मुझे तो उस दिन पे घिन आती है जिस दिन आपके बेटे बिलावल साहब वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे, जिन्होंने अभी तक 1 साल में तकरीबन 20 फॉरेन जो है विजिट्स किए हैं ऑफिशियल। 20, हद होती है यार, हद। और फिर भी आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही 20 दौरे करने के बावजूद। पहले आपने गोवा में बेइज्जती करवाई, अब जाके आपकी अमेरिका में बेइज्जती हो गई। भाई मेहरबानी करें, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप किसी पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर नहीं हैं। यू हैव टू रिप्लाई द मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी अवाम के बिहाफ पे जवाब देना पड़ेगा। अगर अवाम खुद जवाब दे सकती तो आज अवाम देती, लेकिन अवाम ने आपको आपके सामने रखा हुआ है। अब जैसे भी हैं, आप हैं तो स्टेट मिनिस्टर ना, मान लें आप स्टेट मिनिस्टर हैं और आप एक्टिंग करके जो भी करें कुछ भी करें, लेकिन इनको जवाब दें। उसके अलावा बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की कि पीडीएम हुकूमत की एक और नाअहली पकड़ी और उनकी एक और नाअहल वजीर ने, जिनका नाम मरियम औरंगजेब है, जिनकी तकरीबन 4 फुट की ज़बान लंबी है, और वो ऐसी चापलूसी करती हैं कि अगर वही चापलूसी आज तक मुल्क की तरक्की में की होती ना, तो ये मुल्क दुनिया का नंबर 1 मुल्क होता।
لیکن وہی جو چاپلوسی ہے وہ انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کی ہے، اور وہ انہوں نے چاپلوسی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کی ہے، اور اس میں انہوں نے تھوڑا مقام بھی پایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، وہ شعر جیسے کہ ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام ہے تو کیا نام نہیں ہے، ان کا نام تو ہے، لیکن نام ایک غلط وے میں ہے نا بھائی، اب لوگ ان کو غلط میں مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک 66 پیجز کا ڈوسیئر تیار کیا ہے، اس کے اوپر شاید ان کو اب بونس بھی مل چکا ہوگا، اور وہ جو ڈوسیئر ہے 66 پیجز کا، وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے نیوز چینل پر چلے گا۔ عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف سارا کچھ مواد اس میں جناب ڈالا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کی کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈالا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کلیم کیا گیا کہ گلالئی جو ہے، گلالئی، عائشہ گلالئی، وہ پارٹی کی فاؤنڈنگ فادرز میں شامل ہے۔ اچھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بہنچو۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوئے۔ بھائی کوئی شرم کر لو، کچھ ریسرچ بھی کر لیے کہ وہ خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ یہ نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ کم عقل بھی ہے۔ آپ نے تو یہ کیا کہہ دیا کہ گلالئی جو کل کی لڑکی ہے، جو کل پیدا ہو رہی ہے، وہ پی ٹی آئی بننے سے بعد میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ کیسے فاؤنڈنگ فادر میں شامل ہو گئی؟ بھائی باتیں بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے سفارتی طور پر پاکستان کو تنہا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، انڈونیشیا، ترکی، امریکہ، روس، یہ سارے لوگ اس وقت تو مکھیوں کی طرح عمران خان کے پیچھے آگے آیا کرتے تھے۔ اس وقت پاکستان کو تو آپ کہتے ہیں کہ تنہا کر دیا گیا تھا۔ بھائی کوئی شرم کر لو۔ اس وقت جو امریکہ سے ایک ٹویٹ ہو گیا تھا غلطی سے، اس پر پھر خان نے جواب دیا تھا، آپ کے سامنے ہے۔ پھر امریکہ نے خود معافی مانگی تھی اس کے اوپر، کیونکہ وہ وزیر اعظم جو تھے وہ عوام کی طاقت سے آئے تھے، وہ اپنی محنت سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی ایج سے تجربہ سیکھا ہوا تھا، اور وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھے جو کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے تھے، اور آپ لوگ تو چپلوسی کر کے آئے ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے ساری جو چولیں ماری ہیں اس ڈوسیئر میں، اتنی چولیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو 9 مئی کا انہوں نے واقعہ ہوا، اس میں جناب روپے کی قیمت جو ہے وہ اور کمزور ہو گئی۔ چلو اس میں مان تو لیا انہوں نے، اس دن تو تقریباً 2-3 روپے کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا دیا کہ جو روپے ہے وہ 299 پہ چلا گیا۔ ڈالر کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، اب تو کہہ رہے ہیں کہ 280 کا ہے ڈالر۔ اب خود اپنے منہ سے مان کے لکھ کے دے دیا کہ 299 کا ڈالر ہے۔ ہاں، اوپن مارکیٹ میں تو 315 سے بھی اوپر کا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مانا تو صحیح نا 299۔ تو یہ کس کی غلطی ہے بھائی؟ عمران خان 9 مئی کے والے کے دن کتنے 3 روپے اوپر ہو گیا ہوگا ڈالر، تو جو 299 ہے وہ تو چلو آپ نے مان لیا نا، خود ہی مان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیا اس ڈوسیئر میں ایک پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 2014 میں ان کا جو دھرنا تھا اس نے معیشت کی تباہی پھیلائی۔ تو اسی 2014 اور 13 کا اگر آپ کی حکومت کا اعلامیہ نکال کے دیکھا جائے جو کہ معیشت کے اوپر ہے، تو اس میں تو یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے معیشت میں جناب جھنڈے گاڑ دی۔ تو پھر کس کی بات سچ مانا جائے؟ آپ کی وہ بات وزیر خزانہ کی یا آپ کی؟ اب پہلے یہ ڈکلیئر پلیز کر دیں کہ ہم کس کو سچ مانیں، اس بات کو یا اس بات کو؟ اور اس طرح اور بھی بہت سے اس طرح کی جھوٹ اور بے بنیاد پروپیگنڈے اور ایسی باتیں کہ آپ کو ہنسی آ جائے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈالی گئی ہیں۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، میڈیا پہ کیسا پروپیگنڈا چل، میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا رول پلے کر رہا ہے اس میں ساری چیزوں میں، تو دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اور یہی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر آئے پاکستان کے لیے۔ ہم سب روزانہ یہی امید لے کر اٹھتے ہیں ایک نئے سورج کی تلاش میں کہ پاکستان میں آج تو کوئی اچھی خبر آئے گی، آج تو پاکستان کے لیے کوئی اچھی جو ہے وہ نوید آئے گی، لیکن شام کو پھر وہی سچیرا لے کے ہم سو جاتے ہیں، خوشی کی خبر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ۔